बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारंग कोचिंग सेंटर में आप सबको खुशामदीद। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में, वो बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसको अक्सर मिसअंडरस्टूड किया जाता है, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होती है, जो उसकी एसेंशियल पार्ट हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आज बात करने जा रहे हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर में सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जो कि एक लाजमी जुज़ हैं। दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका सेंटेंस बन नहीं सकता। सब्जेक्ट के बगैर कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, और वर्ब के बगैर भी कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। चलिए देखते हैं आगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। जो हमें अमूमन जो हमें बताया जाता है वो है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट आपके पास होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है आपके पास? डूअर ऑफ एन एक्शन। जो अक्सर हमें अमूमन हमें बताया जाता है वो ये चीज़ है कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन या डूअर ऑफ वर्क, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। यही सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमें बताई जाती है कि काम करने वाला आपके पास सब्जेक्ट होता है। चलो ठीक है, लेकिन अगर यही कंसेप्ट हम ले लें सब्जेक्ट का, तो ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है कि डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट को कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली इस कंसेप्ट को रॉन्ग प्रूव करने के लिए चंद सेंटेंस मैं आपके सामने पेश करता हूं, जिसकी बेस पर हम उसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस आपके पास है कि ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इसमें है कि वो किताब पढ़ रहा है। तो इसमें आपके पास ये जो चीज़ है इस डेफिनेशन के मुताबिक कि आपके पास डूअर ऑफ एन एक्शन जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो इधर ही जो है, हु इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, ये एक्शन कर रहा है तो ये एक्शन कर रहा है, तो आपके पास ये सब्जेक्ट होगा। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, आगे चलते हैं। आगे आपके पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आपके पास कि दिस बुक, ये किताब इज रिटन बाय अलामा इकबाल। ठीक है, कि ये किताब जो है अलामा इकबाल ने लिखी है। तो इसमें ये एक्शन है, हु इज रिटन, ये किताब किसने लिखी है, तो इसमें जो एक्शन है वो रिटन है, लिखा है। ठीक है, तो किसने लिखा है? अलामा इकबाल ने लिखा है। काम करने वाले यही है, तो सब्जेक्ट तो आपका यही होगा। ठीक है ना, एक्शन तो हुआ है इधर, किसने किया? अलामा इकबाल ने किया है, तो सब्जेक्ट यही होगा आपके पास, क्योंकि डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट होता है आपके पास। चलो मान लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे आपके पास सेंटेंस है कि दिस पोएम वाज रिटन इन 1921। कि ये पोएम जो है वो 1921 में लिखी गई है। ठीक है, पोएम एक्शन तो हुआ है, इसमें एक्शन है, लेकिन डूअर ऑफ एक्शन कहाँ पर है? और अगर डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या मैं ये मान लूं कि ये सेंटेंस ही नहीं है? इसको अगर देखें तो इसमें तो एक्शन हुआ है कि ये नज़म जो है 1921 में लिखी गई है, बट बाय होम, किसने लिखी है? तो डूअर ऑफ एन एक्शन तो गायब है। तो फिर इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है तो फिर डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट को कहते हैं। तो अगर डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये सेंटेंस ही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन है आपके पास कि सब्जेक्ट के बगैर कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है नेक्स्ट सेंटेंस, शट द डोर। तो इसमें एक्शन तो हुआ है, एक्शन इसमें भी प्रेजेंट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस तो ये है, इंपेरेटिव सेंटेंस है आपके पास, शट द डोर। लेकिन किसने एक्शन किया है? एक्शन करने वाला आपके पास नहीं है। डूअर ऑफ एन एक्शन या डूअर ऑफ वर्क जो है आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं क्या ये मान लूं कि ये सेंटेंस ही नहीं है? सेंटेंस तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है आपके पास।
नेक्स्ट सेंटेंस है इसके मुताबिक कि द वेदर इज प्लेजेंट। द वेदर इज प्लेजेंट, मौसम खुशगवार है। इस सेंटेंस में आपके पास एक्शन ही नहीं है, और अगर एक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि एक्शन करने वाला भी नहीं है, और अगर एक्शन करने वाला भी नहीं है तो मैं क्या ये मान लूं कि ये सेंटेंस ही नहीं है? लेकिन ये सेंटेंस तो है कि मौसम खुशगवार है। अब अगर इस डेफिनेशन के मुताबिक इसमें सब्जेक्ट ढूंढें, अगर डूअर ऑफ एन एक्शन को देखें तो ये जो है आपके पास ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। डूअर ऑफ एन एक्शन कौन होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि डूअर ऑफ एन एक्शन कौन होता है। डूअर ऑफ एन एक्शन जो है वो आपके पास एजेंट होता है, काम करने वाला, इसको कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन। ये एजेंट की डेफिनेशन है, न कि सब्जेक्ट की। डूअर ऑफ एन एक्शन कौन होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन एजेंट होता है, न कि सब्जेक्ट होता है। अब एजेंट अगर डूअर ऑफ एन एक्शन है तो फिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन आपके पास है व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, कि सेंटेंस किस चीज के बारे में है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये डेफिनेशन जो है आपके पास जो है सब्जेक्ट की, ये अथेंटिक डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट आपके पास सेंटेंस आपके पास किस चीज के बारे में, मौजू आपका क्या है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, वही आपका सब्जेक्ट होगा। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक इनको देखते हैं। अब ये जो है काम कर रहा है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, अब ये एजेंट है आपके पास, तो एजेंट आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि और ये चीज समझ लें कि एजेंट के बगैर सेंटेंस बन सकता है, सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड सेंटेंस पे। दिस बुक इज रिटन बाय अल्लामा इकबाल। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये एक्शन है, वर्ब है, ये जो है आपके पास सब्जेक्ट है। कैसे? ये डोर ऑफ एन एक्शन उस डेफिनेशन के मुताबिक। अगर इधर देखें कि दिस बुक इज रिटन बाय अल्लामा इकबाल, इस किताब के बारे में बात हो रही है कि ये किताब किसने लिखी है, अल्लामा इकबाल ने लिखी है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट जो है आपके पास सब्जेक्ट है। और अगर एक्टिव पैसिव वॉइस का कंसेप्ट देखें तो वो यही चीज है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव का ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव सब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है कि दिस पोएम वाज रिटन इन 1921। इसमें डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है। हम व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? दिस पोएम, इस नज्म के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट यही चीज है। नेक्स्ट आपके पास है शट द डोर। इसमें फिर काम करने वाला आपके पास नहीं है, और अगर काम करने वाला नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट होता है कि सेंटेंस किस चीज के बारे में है। तो ये डोर के बारे में है, तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट यही चीज है। और ये आपको किसने कह दिया कि सब्जेक्ट एंड पे नहीं आ सकता? सब्जेक्ट हमेशा फिक्र के स्टार्ट में लगता है, नहीं। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। द वेदर इज प्लेजेंट, इसमें एक्शन नहीं है, और अगर एक्शन नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि उसमें एक्शन करने वाला भी नहीं है। नहीं, इसमें वेदर के मुतालिक बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास सब्जेक्ट है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट किस चीज को कहते हैं, व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, कि सेंटेंस आपका किस चीज के मुतालिक है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात हो रही हो वो आपका सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनके बगैर आपके पास कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। सेंटेंस की डेफिनेशन यही थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, जो मतलब मुकम्मल आपको जो है मतलब दे, लेकिन उसमें ये दो चीजें उसकी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा अहम जुज हैं, इनके बगैर कोई सेंटेंस सेंटेंस नहीं बन सकता। अब इस तरह कोई दो और चीजें हैं जिसमें आपको मीनिंग तो पूरा कन्वे हो रहा है, जैसे कम ऑन, हरी अप, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं, इसमें मीनिंग आपको मुकम्मल कन्वे हो रहा है, लेकिन इसमें इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या ये सेंटेंस हैं? क्योंकि इनमें सब्जेक्ट, हरी जो है आपके पास वर्ब है, तो क्या ये इसमें कोई सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस नहीं है। बल्कि ऐसी चीजें जो आपको मुकम्मल मतलब कन्वे करें, मीनिंग कन्वे करें, लेकिन इनमें सब्जेक्ट या वर्ब ना हो, तो उनको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। उनको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, न कि हम उनको सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद है आज की आपकी ये जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी इंशाल्लाह।
तो इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी और सब्जेक्ट की समझ भी आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।